लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट करा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट, और रूरल डेवलपमेंट भी 2 पार्ट्स में खत्म होगा, फिर अगला चैप्टर करेंगे, फिर अगला खत्म, बस इंडियन इको और है ही क्या। तो चलो रूरल डेवलपमेंट में देखते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी चीजें शॉर्ट नोट्स में समराइज करी जा सकती हैं और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर अप हो ही जाएंगे। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बेसिक्स के साथ। सबसे पहले बेसिक्स में आपको क्या चीज कवर करनी है, वो है रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग। व्हाट एक्चुअली इज रूरल डेवलपमेंट, होता क्या है। देखो रूरल डेवलपमेंट नाम में ही लिखा है रूरल एरियाज का डेवलपमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल डेवलपमेंट। अब देखो 2 तरीके के एरियाज है, तुम लोग को पता है, रूरल और अर्बन। रूरल का मतलब हमारे गांव वाले एरियाज और अर्बन का मतलब हमारे शहर वाले एरियाज। इसी पार्ट्स में तो डिवाइडेड है कंट्री। अब रूरल डेवलपमेंट को अगर डिफाइन करें तो इट रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस, रेगुलर, लगातार, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। सोशो इकोनॉमिक का मतलब जो सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी दोनों का ध्यान रखते हुए चले। सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। मेन जो फोकस है वो रूरल लाइफ को इम्प्रूव करने पे है कि हम किस तरीके से रूरल लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। उसके बाद द प्लान इज टू फोकस ऑन वेरियस चैलेंजेस इन रूरल एरियाज। जो फोकस है वो किस पे है, ताकि हम अलग अलग जो चैलेंज फेस कर रहा है हमारा रूरल इंडिया उसको दूर करा जाए। कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ है लिंगरिंग चैलेंजेस, LINGERING, लिंगरिंग चैलेंजेस जो चलते आ रहे हैं काफी समय से, और एक तरफ है एमर्जिंग चैलेंजेस, जो नए चैलेंजेस अब डेवलप हुए हैं। ये चार्ट एग्जाम में बना के आना। 2 तरीके के चैलेंजेस, लिंगरिंग और एमर्जिंग, चलते आ रहे हैं, और नए चैलेंजेस। लिंगरिंग में 2 है, रूरल क्रेडिट, पैसा कहाँ से आता है, रूरल मार्केटिंग, हमारा जो प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग कैसे करी जाए। तो 2 तरीके के लिंगरिंग चैलेंजेस याद करो मेरे साथ साथ, रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। एमर्जिंग में क्या है, ऑप्शंस ऑफ लिवलीहुड अदर देन फार्मिंग। हमारे पास कंट्री में फार्मिंग को छोड़ के और कौन कौन से ऑप्शंस हैं टू सस्टेन लाइफ। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डिलीटेड फॉर दिस ईयर, CBSE ने इस साल के लिए डिलीट करा है। तो चार्ट में तो लिखा ना, एग्जामिनेशन पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको एमर्जिंग चैलेंजेस में बस एक ही टॉपिक पढ़ना है, ऑप्शंस ऑफ लिवलीहुड अदर देन फार्मिंग। तो पूरे चैप्टर में अब हमें ये 1, 2 एंड 3 टॉपिक्स कवर करने हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस रूरल क्रेडिट के साथ। द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट लिंगरिंग चैलेंज में आएगा। क्या है रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए जो भी पैसा चाहिए उसको हम रूरल क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट नीड्स कितने प्रकार की हो सकती हैं, 3 प्रकार की। सबसे पहला शॉर्ट टर्म, फिर मीडियम टर्म, फिर लॉन्ग टर्म। ये आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। अगर कोई पैसा अप टू 1 ईयर चाहिए तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 1 से 5 साल के लिए चाहिए उसको मीडियम टर्म बोलते हैं। 5 से 20 साल के लिए चाहिए तो इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो अगर आपका टेन्योर 6 to 12 मंथ्स का है लोन का, रिक्वायरमेंट का, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। 1 से 5 साल मीडियम टर्म, 5 से 20 साल लॉन्ग टर्म। अब जो फार्मर्स हैं वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट को कहाँ यूज करते हैं, इनपुट्स पे, रॉ मटेरियल खरीदना, सीड्स खरीदना, छोटे मोटे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स खरीदना, ये सब शॉर्ट टर्म में लग जाता है। मीडियम टर्म थोड़ा बड़ा अमाउंट होगा, वो क्यों लिया जाता है, मशीनरी खरीदने के लिए, फेंस वगैरह बनाने के लिए, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स लेने के लिए। और अगर जमीन ही लेनी पड़ जाए तो फिर तो लॉन्ग टर्म के लेना पड़ेगा पैसा। तो फॉर परचेज ऑफ लैंड या परमानेंट इंप्रूवमेंट इन लैंड, इस तरीके के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेना पड़ता है। तो क्रेडिट नीड्स 3 प्रकार की, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब ये क्रेडिट आएगा कहां से, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया सवाल है। सावधान इंडिया सवाल, क्या क्या सोर्सेज हैं क्रेडिट के। तो 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या, जो इंस्टीट्यूशंस बना के गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि वो जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह कुछ नहीं है, मनी लेंडर्स हो गए, अदर पीपल हो गए जो पैसा दे रहे हैं फाइनेंस पे, ये सारी चीजें नॉन इंस्टीट्यूशन में आती हैं। इसे हटाते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और अब मैं आगे चलता हूं सोर्सेज की तरफ। तो अब डिस्कस करते हैं
द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेज हैं? तो देखो सोर्सेज की बात करें तो दो तरीके के सोर्सेज हैं, मैंने आपको बताए, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं वो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर प्लान यानी कि 1951 उस समय पे 93% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द फार्मर्स कवर करते थे, यानी फार्मर जितना भी बोरो करते थे उसका 93% नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आता था। होते क्या है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में? कौन कौन आते हैं? लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, जो फार्मर्स को बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके पैसा प्रोवाइड करते थे। बट स्टिल क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं थे उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं थे, अगर स्टैब्लिश भी थे तो लोगों को डर लगता था, लोग उनके साथ डीलिंग नहीं करते थे बिकॉज ऑफ पेपर वर्क और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की वजह से। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट था इन लोगों के साथ और टोटल बोरिंग्स का 93%। बट धीरे धीरे डे बाय डे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन हुए, तो आज ये सिर्फ 1/3 रह गए हैं। बट स्टिल 1/3 ये अभी भी ऑक्यूपाई करता है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स। तो उस टाइम पे 93% बोरोइंग्स इनसे होती थी और आज ओनली 1/3 यानी कि अराउंड 33%। अब आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या आते हैं? हमारा गवर्नमेंट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो क्रेडिट का इंस्टीट्यूशनल सोर्स है वो है गवर्नमेंट। सरकार अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, अलग अलग एजेंसीज के थ्रू पैसा प्रोवाइड करता है। दूसरा सोर्स कौन सा आता है हमारे पास? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी? जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बनाई जाती है टू प्रोवाइड फंड्स। क्या मेक श्योर करती थी ये सोसाइटीज? दे प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहली बार जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई था इसको कंप्लीट खत्म करके रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट दिया गया। दे ऑल्सो इंश्योर्स रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट, फास्ट फ्लो ऑफ क्रेडिट, बहुत देर ना लगा के जल्दी से क्रेडिट प्रोवाइड करना फार्मर्स को। दूसरा एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स। ये जो मनी लेंडर्स हैं, ये जो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे फार्मर्स का, इन्हें एलिमिनेट करना। स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री, और बिना किसी भेदभाव के हर एरिया में, हर रीजन में क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। दैट वाज द मेन एम बिहाइंड दीज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स धीरे धीरे डेवलप होने लगे। सबसे पहले एसबीआई का जन्म हुआ। एसबीआई वाज सेट अप इन 1955 टू फोकस ऑन रूरल क्रेडिट। एसबीआई का जो मेन मकसद था वो रूरल क्रेडिट पे फोकस करना ही था ताकि फार्मिंग के लिए पैसा दिया जाए। गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से काम नहीं चलेगा, हमें एक लीडिंग रोल प्ले करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन टर्म्स ऑफ रूरल क्रेडिट। आरसी का मतलब रूरल क्रेडिट है। दिस गिव्स बर्थ टू मेनी अदर बैंक्स। इससे बहुत सारे और बैंक्स भी जीवित हुए और उन्हीं को हमने बोला क्या? रीजनल रूरल बैंक्स। बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स, जिसके अंदर नाबार्ड भी आ जाता है, आपने पढ़ा ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये इस तरीके से कमर्शियल बैंक्स धीरे धीरे फिर आगे जाके और रीजनल रूरल बैंक्स आ गया, नाबार्ड आ गया। तो जो रूरल क्रेडिट का नीड था वो सारा इस तरीके से पूरा हो रहा था। अब मुझे रीजनल रूरल बैंक्स और नाबार्ड पढ़ाने के लिए ये सब हटाना पड़ेगा, तो ये सब हटाता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आगे चलते हैं हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड और फिर लिंगरिंग चैनल नंबर 2 दैट इज रूरल मार्केटिंग की तरफ। अब डिस्कस करता हूँ तीसरा सोर्स। तीसरा सोर्स क्या है? द रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स का मतलब ऐसे बैंक्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे बनाए गए थे टू प्रोवाइड क्रेडिट ताकि फंड्स का फ्लो इजीली हो पाए। क्या लिखा है? द एम वाज टू प्रोवाइड क्रेडिट इवन टू रिमोट रूरल एरियाज। ध्यान रखना, जो सबसे छोटे छोटे रूरल एरियाज थे और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे उन पे फोकस करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए थे। दीज बैंक्स ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना इनका मकसद था। फोकसिंग ऑन द क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फोकस किस पे था? उन लोगों की नीड्स पे जो सबसे वीकर कंसिडर करे जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। ये रीजनल रूरल बैंक्स आ गए। इसके बाद सबसे सावधान इंडिया सवाल हमारा आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लिख दूं क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सबसे एपेक्स बॉडी था, सबसे सुप्रीम बॉडी। इट इज एन एपेक्स बॉडी हैंडलिंग पॉलिसी, पॉलिसी बनाना, प्लानिंग, सारी प्लानिंग करना क्या काम हो रहा है, एंड ऑपरेशंस, काम चल रहा है कैसे है, क्या
चीजें फॉलो करी जा रही हैं क्या नहीं फॉलो करी जा रही, मॉनिटरिंग करना, सोर्सेस को देखना, ये सब इसका काम था। तो हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। इट इज एन एपेक्स बॉडी, सबसे सुप्रीम बॉडी, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, इससे ऊपर कुछ नहीं। हैंडलिंग पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग करना, ऑपरेशन संभालना इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। मेन फंक्शंस क्या क्या थे इसके? टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी, पैसा प्रोवाइड करना उन सभी इंस्टीट्यूशंस को जो फार्मर्स तक पैसा पहुंचा रहे हैं, उन तक पैसा कौन देगा? नाबार्ड देगा। टू टेक मेजर्स टू इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव करना, फार्मर्स तक पैसों को टाइम पे पहुंचाना, इस सिस्टम को इंप्रूव करना। टू कोऑर्डिनेट द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस अदर देन बैंक्स काम कर रहे हैं, उनके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, पॉलिसीज में कोऑपरेशन बना के चलना, ये भी इसका काम था। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब चेक करते रहना, इवैल्यूएशन, मेजर करते रहना, द प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस बाय इट, उन सभी प्रोजेक्ट्स को कॉन्टिन्यूस चेक, कॉन्टिन्यूस सुपरवाइज, ध्यान रखना कि जहां जहां पैसा गया है वहां काम भी हो रहा है, पैसा कहीं आपस में खा पी लिया गया। तो ये चीज भी नाबार्ड के हाथ में थी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा चैलेंज आया, अब ये चैलेंज खत्म, कौन सा चैलेंज था? ये रूरल क्रेडिट लिंगरिंग में। दूसरा चैलेंज कौन सा आता है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर या रूरल मार्केटिंग। क्या होता है रूरल मार्केटिंग, पहले इसको समझो। एग्जामिनेशन में सीधा सीधा लिख के आना GPGPSS, मेमोरी टेक्निक याद रखना, GPGPSS शॉर्ट फॉर्म में मत लिखाना। जी का मतलब सबसे पहले गैदर करना, देखो जो प्रोड्यूस बना है, जो फार्मर ने ग्रो करा है, हार्वेस्टिंग होने के बाद, कटिंग होने के बाद उसको सबसे पहले कलेक्ट करना, गैदर करना कि सामान आया कितना है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, गैदर करना। गैदर करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करने का मतलब है अलग अलग करना, प्रोसेस करना, क्लीनिंग करना, अच्छे से उसको बढ़िया फॉर्म में लेके आना। फिर ग्रेडिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी भी तो अलग अलग होती है ना, राइस कितने तरह के होते हैं, वीट अलग अलग क्वालिटी का होता है, ग्रेडिंग करना। फिर पैकिंग करना, उसको बढ़िया पैकेट्स में प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस कह रहा हूँ पैक करना, ताकि लोगों तक पहुंचे अलग अलग। फिर अब सारा तो बिकेगा नहीं, स्टोर भी करना फ्यूचर सेल के लिए, स्टोरिंग करना, और लास्ट में सबसे बेस्ट प्राइस पे सेल करना, सेलिंग करना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का। कहाँ से शुरू होगा? गैदरिंग से, खत्म कहाँ होगा? सेल पे। तो सबसे पहले जी का मतलब गैदर करना, प्रोसेस करना, ग्रेडिंग करना, पैकिंग, उसके बाद स्टोरिंग और फिर सेलिंग। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब इस मार्केटिंग में समस्या क्या आ रही थी? हमारे जो फार्मर्स थे वो देवर अंडर द डेट्स ऑफ प्राइवेट मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स के कर्जे में थे, तो उन्हें अपना ये सारा प्रोड्यूस उन्हें बेचना पड़ता था, इवन सस्ते दामों में। तो उनका कितना नुकसान होता था, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इस प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए, फार्मर्स को और हेल्प करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए मार्केटिंग में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने टू इंप्रूव दिस सिस्टम, दिस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम? इसको इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में बस इतना ही, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगले पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इमर्जिंग चैलेंजेस में एक ही पढ़ना है, फार्मिंग से अदर क्या क्या है, और गवर्नमेंट ने इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करा, ये पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।